आज हम चैप्टर 2 संघवाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, और इसके लिए यह आवश्यक होता है कि देश अपनी शासन व्यवस्था को किस प्रकार से रखे। तो शासन व्यवस्था के रूप के दृष्टिकोण से दो प्रकार की व्यवस्था होती है, एक संघात्मक, दूसरा एकात्मक। संघात्मक व्यवस्था यानी संघीय व्यवस्था। तो यह संघीय व्यवस्था क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें किसी देश में काम करें। सभी सरकारों को अपने अधिकार संविधान से मिले तथा सभी स्वतंत्र रूप से काम करें। तो संघीय शासन व्यवस्था को अगर समझना है तो ये देखना पड़ेगा कि ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कम से कम दो स्तर की सरकार होती है। आपने पिछले चैप्टर में देखा था बेल्जियम में भी केंद्र सरकार और प्रांत सरकार, लेकिन वहाँ एक तीसरी सरकार की व्यवस्था की गई थी, सामुदायिक सरकार। यह एक बहुत बड़ा संघवाद का उदाहरण है। अब भारत में अगर हम इसको लेकर के चले कि संघवाद क्या है, तो आपने देखा था कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। उसमें केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार, यानी किसी भी देश में दो या दो से अधिक स्तर की सरकार काम करती है, उसे संघात्मक सरकार या संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब इसी के साथ कि आखिर इसकी क्या विशेषता है, तो आज हम सबसे पहले आपको संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता पर प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, यह इसमें सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, तथा फिर राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकार होती है जो राज्य के कामों का संचालन करती है। नंबर 2, केंद्र और राज्य सरकार की स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसकी एक और प्रमुख विशेषता यह है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को, यानी जो संविधान है, उस संविधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, और ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। इसका बहुत सारा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा। कभी हाल में बहुत सारे संविधान में जो संशोधन हुए, जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा होगा, जीएसटी का मुद्दा होगा, या अन्य जो भी कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, वह सभी उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार की सहमति। अभी आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण इसका भी है कि अभी आप देख रहे होंगे कि शाहीन बाग का केस विरोध हो रहा है, तो कहीं कहीं केंद्र सरकार के आड़े राज्य सरकार आती है, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों स्तर की सरकारें जब तक इस पर नहीं सहमति देती है, तो सरकार कोई भी प्रावधान में संशोधन नहीं होता है। वित्तीय स्वायत्तता यानी टैक्स निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं।
उदाहरण के लिए केंद्र सरकार इनकम टैक्स लेती है, तो राज्य सरकार सेल टैक्स लेती है। उसी प्रकार से बहुत सारे टैक्स जो हैं वो केंद्र भी लगाती है, राज्य भी लगाती है, और अभी तो वर्तमान में एक ही टैक्स चल रहा है जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। इसमें विभिन्न स्तरों के जो सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार में हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार को गारंटी और सुरक्षा देता है। आपने देखा होगा कि संविधान में 3 सूचियों का जिक्र है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब ये जो तीनों सूचियां हैं उसमें संघ सूची पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार निर्णय लेती है, समवर्ती सूची पर दोनों सरकार मिलकर के निर्णय लेती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो केंद्र सरकार का माना जाता है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। ठीक है, अब इसमें आप लोग पूछेंगे कि सत्ता का आखिर विकेंद्रीकरण शब्द जो आता है बार बार ये क्या है। तो इसमें आप ये भी जान लीजिए कि सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता यानी शासन का बंटवारा। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर जब केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय आधार पर स्थानीय सरकार, जिसे आप नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था होती है ये बिल्कुल संघवाद में पूर्ण रूप से इस पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र कितना सफल होता है। एक इसकी और प्रमुख विशेषता यह है कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। यह मुख्य 2 उद्देश्य को लेकर के काम करता है। एक, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ठीक है, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र की तुलना में ज़्यादा ताकतवर हैं। दूसरी तरफ भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत में एक संघीय ढांचा को अपनाया गया है। और आप देखे होंगे कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि भारत एक संघीय देश। तो ये संघीय शब्द जो आया हुआ है यही संघात्मक व्यवस्था है।